आज से 50 साल पहले कांग्रेस सरकार के दमनकारी नीतियों और यही मानसिकता के कारण 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी पूरे देश में आपातकाल लागू कर दिया था। भारत के इतिहास में लोकतंत्र के ऊपर एक काला धब्बा लगा दिया, जो इतिहास में कभी न मिटने वाला ऐसा धब्बा लगा है। अपनी महत्वाकांक्षा के चलते रातों रात लाखों निर्दोष लोगों को जेल में ठूस दिया गया, प्रेस की आज़ादी छीन ली गई, लोगों की बोलने की आज़ादी छीन लिया गया, लोगों के इमरजेंसी के दौरान लोगों को पकड़ पकड़ कर जबरदस्ती नसबंदी कराया गया था। इंदिरा गांधी ने 1975 में देश से बढ़कर एक परिवार को रखा और अपने अहंकार को ऊपर रखा। काल के विरोध में लाखों लोगों ने विरोध किया था। इंदिरा गांधी सत्ता के साथ साथ कानून व्यवस्था पर भी अपना पूरा कंट्रोल करना चाहती थी। हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी इंदिरा गांधी ने अपना इस्तीफा नहीं सौंपा और न ही गिरफ्तारियां दी, और उसी दिन इंदिरा गांधी ने संविधान को ताक पर रख दिया। अपनी सत्ता बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने देश में आधी रात को यह घोषणा करवा दी कि पूरे देश भर में आपातकाल लागू हो चुका है। इधर पूरे देश में समाजवादी पार्टी जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में पूरे देश में भ्रष्टाचार और महंगाई के विरोध जोर से पकड़ रहा था, और उत्तर भारत से लेकर दक्षिण बिहार तक पूरी जोर शोर से पकड़ रखा था। और यही आंदोलन ने इंदिरा गांधी की सरकार को हिलाकर रख दिया और दिल्ली में बैठे इंदिरा गांधी की सत्ता डगमगा गई। जयप्रकाश नारायण के अगुवाई में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी की सदस्यता रद्द कर दी और उन्हें 6 साल तक किसी भी चुनाव प्रचार या चुनाव लड़ने की आज़ादी को छीन लिया, जिससे उनकी कुर्सी खतरे में पड़ गई और कुर्सी बचाने के लिए बौखला गई और रातों रात इमरजेंसी घोषित कर दिया। कोर्ट के आदेश के बाद भी वह अपने पद से इस्तीफा नहीं दिए और इसके विपरीत अपने कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने रातों रात देश भर में इमरजेंसी लागू कर दिया। इस संकट की घड़ी में इंदिरा गांधी ने सभी सलाहकार से सलाह लिए और राष्ट्रपति से हस्ताक्षर कराकर पूरे देश में इमरजेंसी घोषित कर दिए, रेडियो पर यह बयान जारी करके कह दिया। सबसे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधान सचिव पीएन धर और वरिष्ठ नौकरशाह ओम मेहता से विचार विमर्श हुआ। उनकी सलाह पर ही भारतीय संविधान की मूल प्रति मंगवाई। प्रधानमंत्री आवास पर मंत्रियों और वरिष्ठ अफसरों की एक बंद कमरे में बैठक हुई। HR गोखले जो उस समय कानून मंत्री थे, NN पराशर जो अटॉर्नी जनरल थे, और ओम मेहता ने उन्हें बताया कि इसके अंतर्गत सामाजिक राजनीतिक उथल पुथल पूरे देश में हो सकता है, सड़कों पर आंदोलन हो सकता है, विरोध प्रदर्शन हो सकता है, सरकारी तंत्र की अवहेलना, प्रशासन का पक्षपात आ सकता है। इसके बावजूद इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद काल लगाने की फाइल दी, जिसमें साफ साफ लिखा था। फिर भी राष्ट्रपति ने उस पर साइन कर दिए। फिर 25 जून 1975 आर्टिकल 352 के तहत पूरे देश में इमरजेंसी घोषित कर दिया। यह फैसला बिना कैबिनेट की मंजूरी के रातों रात लिया गया था। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने मध्यरात्रि में इस पर हस्ताक्षर किए थे। आपातकाल के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों का निलंबन कर दिया, बोलने की आज़ादी छीन ली गई, प्रेस पर सेंसरशिप का ताला लग गया, सरकारी सेंसर की मंजूरी लेनी पड़ती थी, कई मीडिया वालों को गिरफ्तार कर लिया गया और समाचार पत्रों के दफ्तरों पर ताला जड़ दिया गया। लोग सच जानने के लिए तरस गए। उस समय की एक मशहूर कहानी यह है कि कुछ मीडिया वाले और कुछ पत्रकारों ने अपना विरोध प्रदर्शन करने के बजाय पूरा पन्ना ही खाली छोड़ दिया था। विपक्षी नेताओं जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस को रातों रात जेल में कैद कर लिया गया। इनके अलावा बहुत से ऐसे लोग थे जिससे पकड़कर रातों रात जेल में बंद कर दिया गया। 1,10,000 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था। 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने रायबरेली सीट से चुनाव लड़ रहे थे। उधर इंदिरा गांधी को हराने के लिए विपक्ष के बड़े नेता राज नारायण भी रायबरेली से चुनाव लड़े, लेकिन राज नारायण ने इंदिरा गांधी से 1971 के संसदीय चुनाव हार गए थे। इसके बाद राज नारायण इलाहाबाद हाई कोर्ट उनके खिलाफ चुनावी धोखाधड़ी और चुनावी उद्देश्यों के लिए सरकारी मशीनरी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। कांति भूषण ने राज नारायण का केस लड़ा तो वही
नानी पालकी बाला ने इंदिरा गांधी का मुकदमा लड़ा। इंदिरा गांधी से भी उच्च न्यायालय में जिरह की गई, जो किसी भारतीय प्रधानमंत्री के लिए ऐसा पहला मामला था। इंदिरा गांधी को हाईकोर्ट में 5 घंटे तक पेश होना पड़ा। 12 जून 1975 को इलाहाबाद के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने प्रधानमंत्री को अपने चुनाव अभियान में सरकारी मशीनरी को दुरुपयोग का दोषी ठहराया गया। अदालत ने उनके चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया और उन्हें लोकसभा की सदस्यता से हटा दिया। अदालत ने उन्हें अतिरिक्त 6 वर्षों के लिए कोई भी चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया। मतदाताओं को रिश्वत देने और चुनावी कदाचार जैसे गंभीर आरोपों को हटा दिया गया और उन्हें सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार ठहराया गया और मंच बनाने के लिए राज्य पुलिस का इस्तेमाल करने, अपने पद से इस्तीफा देने से पहले चुनावों के दौरान एक सरकारी अधिकारी यशपाल कपूर की सेवाओं का लाभ उठाने और राज्य के बिजली विभाग से बिजली का उपयोग करने जैसे आरोपों में दोषी पाया गया। के बाद दिल्ली में कांग्रेस के समर्थक ने पूरे दिल्ली में भयंकर बवाल मचाया और पूरा विरोध प्रदर्शन किया। इंदिरा गांधी ने उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। न्यायमूर्ति बी.आर. कृष्ण अय्यर ने 24 जून 1975 को उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा और आदेश दिया कि इंदिरा गांधी को एक सांसद के रूप में प्राप्त सभी विशेषाधिकार रोक दिया जाए और उन्हें मतदान से वंचित कर दिया जाए। हालांकि उनकी अपील के निपटारे तक उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में काम करना जरूर और प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए अनेक काम कर सकते हैं। यह फैसला उच्च न्यायालय ने दिया था। सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह फैसला लिया गया था कि हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। इसके बाद पूरे देश में सियासी पारा तेज हो गई। पूरा विपक्ष जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग करने लगा। देश भर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए। जयप्रकाश नारायण ने खुलेआम सेना और पुलिस से सरकार की आज्ञा न मानने की अपील कर दी थी। जी हाँ दोस्तों, यही है ताकत बिहार की, जो बिहार का एक नेता पूरे दिल्ली सरकार को हिलाकर रख दिया। उस समय 1975 में जयप्रकाश नारायण ने सेना और अधिकारियों से अपील किए थे कि इंदिरा गांधी की जितने भी मांगे हैं, उसे इंदिरा गांधी की ओर से जितने भी ऑर्डर आए हुआ उनके ऑर्डर को न माना जाए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 और 356 का आह्वान करते हुए इंदिरा गांधी ने खुद को असाधारण शक्तियां प्रदान की और नागरिक अधिकारों और राजनीतिक विपक्ष पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की। भारत सरकार ने देश भर में पुलिस बलों का इस्तेमाल करके लाखों करोड़ों प्रदर्शनकारियों और हड़ताल कर रहे नेताओं को नजरबंदी के तहत रखा। विजय राजे सिंधिया, जयप्रकाश नारायण, मुलायम सिंह यादव, राज नारायण, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, विजय राम कृपलानी, जॉर्ज फर्नांडिस, अनंत राम जायसवाल, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली, जय किशन गुप्ता, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, गायत्री देवी जो जयपुर के रानी थी और अन्य विरोधी नेताओं को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि आरएसएस और जमात इस्लामी जैसे संगठनों के साथ साथ कुछ राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कांग्रेस के जिन नेताओं ने आपातकाल की घोषणा और संविधान में संशोधन के खिलाफ असहमति जताई, जैसे मोहन धारिया और चंद्रशेखर, जो अपनी सरकार और पार्टी के पदों से इस्तीफा दे दिया, उन्हें भी गिरफ्तार करके जेल में रखा और नजरअंदाज किया गया। डीएमके जैसे क्षेत्रीय पार्टी को भी नजरअंदाज कर दिया गया और इनके नेताओं को भी अरेस्ट कर लिया गया। इनमें से अधिकतर गिरफ्तारियां मीसा और DISIR और कोफे पोसा जैसे कानूनों के तहत हुई। आपातकाल के दौरान मीसा के तहत 34,988 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और DISIR के तहत 75,818 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसमें राजनीतिक कैदी और सामान्य अपराधी दोनों शामिल थे। अधिकांश राज्यों ने मीसा के तहत गिरफ्तार लोगों को कई श्रेणियों में बांट दिया था। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश में उन्हें 3 श्रेणियों में रखा गया था। पहला क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। क्लास ए के कैदियों में प्रमुख राजनीतिक नेता, संसद सदस्य और विधानसभा के सदस्य शामिल थे। क्लास बी के कैदियों में कम प्रमुख यानी कम पावर वाले राजनीतिक कैदियों को शामिल किया गया था। क्लास सी में आर्थिक अपराध और अन्य अपराधों की हिरासत में लिए गए लोग शामिल थे। क्लास ए और बी के कैदियों के साथ बेहतर व्यवहार
किया जाता था और उन्हें अन्य श्रेणियों के कैदियों की तुलना में जेल से बेहतर सुविधाएं मिलती थी। राज्य के आधार पर कोफे पोसा और DISIR के तहत गिरफ्तार किए गए लोगों को खुद को सामान्य अपराधियों के साथ क्लास सी कैदियों के रूप में यानी कि अलग अलग श्रेणियों में रखा गया था और अलग अलग ट्रीटमेंट दिया जाता था और इनके अलग अलग व्यवहार किया जाता था। जो बड़े नेता, सांसद, विधायक या बड़े पहुंच वाले थे उन्हें बढ़िया उनसे ठीक से व्यवहार किया जाता था और उनसे कम पावर वाले राजनीतिक नेता से दुर्व्यवहार के साथ पेश आता था। के परिणाम स्वरूप कुछ कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने एक अधिक शक्तिशाली प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित कार्यपालिका के साथ राष्ट्रपति प्रणाली आपातकाल की घोषणा की और कदम बढ़ाने की मांग की। इस तरह के शुरुआती आंदोलनों में सबसे महत्वपूर्ण दिसंबर 1973 और मार्च 1974 के बीच गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन। राज्य के शिक्षा मंत्री के खिलाफ छात्र अशांति ने अंततः केंद्र सरकार को राज्य विधानमंडल को भंग करने के लिए मजबूर किया, जिसके परिणाम स्वरूप मुख्यमंत्री रक्षित गौतम को इस्तीफा देना पड़ा और राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। जन नेताओं की हत्या का प्रयास भी किया गया और रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा को बम से उड़ा दिया गया। इन सभी ने पूरे देश में बढ़ती कानून व्यवस्था की समस्याओं का संकेत दिया, जिसके बारे में इंदिरा गांधी के सलाहकारों ने उन्हें महीनों तक चेतावनी दी थी कि पूरे देश में आपातकाल लागू की जाए। दूसरा है राजनीतिक अशांति। मार्च अप्रैल 1974 में बिहार छात्र संघ समिति द्वारा किए गए एक छात्र आंदोलन को गांधीवादी समाजवादी जयप्रकाश नारायण, जिन्हें जेपी के नाम से भी जाना जाता है, वह बिहार सरकार के खिलाफ समर्थन प्राप्त था उनको। अप्रैल 1974 में पटना में बीजेपी ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया और छात्रों, किसानों और मजदूर संघों से अहिंसक तरीके से भारतीय समाज को बदलने का आह्वान किया। उन्होंने राज्य सरकार के भंग करने की भी मांग की, लेकिन केंद्र ने इसे स्वीकार नहीं किया। एक महीने बाद देश के सबसे बड़े संघ रेलवे कर्मचारी संघ ने देशव्यापी रेलवे हड़ताल की। इस हड़ताल का नेतृत्व जॉर्ज फर्नांडिस ने किया, जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के अध्यक्ष थे। वे सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष भी थे। इंदिरा गांधी की सरकार ने हड़ताल को बेरहमी से दबा दिया। जितने भी लोग रेलवे में काम कर रहे थे कर्मचारी, उनको गिरफ्तार कर जेल में ठूस दिया गया और उनके परिवारों के क्वार्टरों से निकाल दिया गया। अपने भाषण में जयप्रकाश नारायण ने लोक संघर्ष समिति बनाने के अपने निर्णय की घोषणा की, जिसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई और नानाजी देशमुख होंगे। इस समिति का उद्देश्य प्रधानमंत्री आवास का घेराव करना और सरकारी कामकाज को ठप करने के लिए किसी को भी अंदर जाने से रोकना था। समिति ने लोगों से रेलवे लाइनों को बाधित करने का भी आह्वान किया ताकि ट्रेनें न चल सके और अदालतों और सरकारी कार्यालयों का कामकाज बाधित हो। और यही आंदोलन पूरे देश में आग की तरह फैल गई और इंदिरा गांधी की जड़ें हिलाकर रख दी। इमरजेंसी से पहले इंदिरा गांधी की सरकार ने कठोर कानून संसद भवन से पास किए थे, जिनका इस्तेमाल आपातकाल से पहले और उसके दौरान राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार करने के लिए किया जाएगा। इनमें से एक आंतरिक सुरक्षा अधिनियम MISA 1971 का रख रखाव था, जिसे मई 1971 में CPIM के अध्यक्ष ज्योतिर्मय बसु, जनसंघ के अटल बिहारी वाजपेयी और एंग्लो इंडियन मनोनीत सांसद फ्रैंक एंथनी जैसे दलगत लाइनों से परे प्रमुख विपक्षी हस्तियों की आलोचना के बावजूद पारित किया गया था। इंदिरा गांधी की सरकार ने भारत के रक्षा नियमों को भी बदल दिया, जिसे 1967 में वापस ले लिया गया था। भारत के रक्षा नियमों का आपातकाल में 5 दिनों तक विस्तारित अध्यादेश दिया और इसका नाम बदलकर भारत के रक्षा और आंतरिक सुरक्षा नियम कर दिया गया। एक अन्य कानून विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम दिसंबर 1974 में पारित किया गया। इंदिरा गांधी की सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को हवाला देते हुए पूरे देश में इमरजेंसी लगाने की बात कही, क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान के साथ युद्ध समाप्त हुआ था। हालिया युद्ध, सूखे की शुरुआत और 1973 के तेल संकट के कारण अर्थव्यवस्था खराब स्थिति में थी। सरकार ने दावा किया कि हड़तालों और विरोध प्रदर्शनों ने
सरकार को पंगु बना दिया और देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया है। देश भर में और पार्टी में भारी राजनीतिक विरोध, दल बदल और अव्यवस्था के बीच इंदिरा गांधी कुछ वफादारों और अपने छोटे बेटे संजय गांधी की सलाह पर अड़ी रही, जिनकी अपनी शक्ति पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़कर एक संवैधानिक अतिरिक्त सत्ता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे ने प्रधानमंत्री के समक्ष आंतरिक आपातकाल लगाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने इंदिरा गांधी को मिली इस जानकारी के आधार पर राष्ट्रपति को घोषणा जारी करने के लिए एक पत्र का मसौदा तैयार किया। आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को खतरा था। उन्होंने दिखाया कि संविधान के दायरे में रहते हुए भी लोकतांत्रिक स्वतंत्रता को कैसे निलंबित किया जा सकता है। इस मामले को सुलझाने के बाद राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री की सलाह पर 75 की आधी रात को ही साइन कर दिया और पूरे देश में इमरजेंसी घोषित हो गया। संविधान की आवश्यकता के अनुसार इंदिरा गांधी ने सलाह दी और राष्ट्रपति अहमद ने हर 6 महीने में आपातकाल जारी रखने की मंजूरी दे दी, जब तक कि उन्होंने 1977 में चुनाव कराने का फैसला नहीं कर लिया। 1976 में संसद ने चुनाव स्थगित करने के लिए मतदान किया। ऐसा वह केवल आपातकाल द्वारा निलंबित संविधान के साथ ही कर सकती थी। संजय गांधी ने पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक अभियान चलाया, जबरन नसबंदी। जो लोग नसबंदी कराना चाहते थे वो ठीक है, अगर जो लोग नहीं नसबंदी कराना चाहते थे उन्हें जबरदस्ती पकड़ कर नसबंदी करा दिया जाता था। सितंबर 1976 में संजय गांधी ने जनसंख्या वृद्धि को सीमित करने के लिए एक व्यापक अनिवार्य नसबंदी कार्यक्रम शुरू किया। इस अभियान के तहत संजय गांधी की भूमिका की सटीक सीमा विवादित है। कुछ लेखक संजय गांधी को इसके जिम्मेदार ठहराते हैं। कुछ मीडिया वाले संजय गांधी के बजाय उन अधिकारियों को दोषी ठहराते हैं जो इस संबंधित बिल को पास किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक ने पहले भारत के जनसंख्या नियंत्रण उपायों पर चिंता जताई थी। रुखसाना सुल्ताना एक सोशलाइट थी जिन्हें संजय गांधी के करीबी सहयोगियों में से एक के रूप में जाना जाता था और उन्होंने पुराने दिल्ली के मुस्लिम इलाकों में संजय गांधी के नसबंदी अभियान का नेतृत्व कर काफी भूमिका निभाई थी।